अगर आपने अब तक प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है और आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकलने वाले हैं, आपकी सर्च शुरू हो गई है, या आप एक रेगुलर इन्वेस्टर हैं, आप हमेशा प्रॉपर्टी में खरीद बेच करते रहते हैं, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हाउसिंग मार्केट शेप लेती है। उन सभी फैक्टर्स को आपको जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके प्रॉपर्टी बाइंग का डिसीजन एक वाइज हो और वहाँ पर आपको आरओआई भी मिले। तो आज हम समझते हैं एक एक करके वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी प्रॉपर्टी बाइंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ओवरऑल मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि आज का एपिसोड आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाउसिंग मार्केट एक डायनामिक एंटिटी है। ये हमेशा अलग अलग मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिससे ये इन्फ्लुएंस होती है। और एज ए सीजन्ड एक्सपर्ट मैं चाहता हूँ कि वो सारे एस्पेक्ट, वो सारे फैक्टर्स जो इस मार्केट को सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस करते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँ। इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर और उसके ऊपर पड़ने वाला प्रोफाउंड इम्पैक्ट और साथ में ह्यूमन सेंटिमेंट्स, इन सब के बारे में भी साथ में बताने वाला हूँ। पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लोन इंटरेस्ट रेट। आपने देखा होगा कि हाउसिंग मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, वहाँ इंटरेस्ट रेट्स भी हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जब जब उसके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो वहाँ पर बायर्स ज़्यादा निकल के आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी लो मंथली मॉर्गेज पेमेंट जाएगी। तो ऐसे में बायर्स निकल कर आते हैं और डिमांड जनरेट होती है। तो क्या इंटरेस्ट रेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बायर ज़्यादा आएंगे और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो कहीं हद तक बायर्स थोड़े कम आएंगे। तो धीरे धीरे हाउसिंग मार्केट जो है वो स्लो डाउन की तरफ जाएगी, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। नंबर ऑफ सेलर्स इन दी मार्केट, कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं मार्केट के अंदर, उस पर भी मार्केट बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा सेलर होंगे तो नेचुरल सी बात है कि मार्केट डाउन जाएगी। सप्लाई ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, अब क्या सप्लाई ऑलरेडी है मार्केट में और क्या नई सप्लाई आ रही है। कई बार सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाती है तो भी रियल एस्टेट मार्केट को थोड़ा सा धक्का लगता है, मार्केट रुक जाती है, बहुत ज़्यादा तेज गति से नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर सप्लाई कम है और फ्यूचर में अभी आने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है तो उसी ऑप्शंस में से बाइंग की जाती है। तो वहाँ पर पुरानी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में या जो लिमिटेड सप्लाई आ रही है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ आपको ये मार्केट डायनामिक समझने की ज़रूरत है कि इस टाइम पे करंट सप्लाई क्या है और फ्यूचर सप्लाई कब, क्या, कहाँ और कितनी आने वाली है। इसके ऊपर भी हाउसिंग मार्केट बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको अपनी रिसर्च के अंदर लेना है। हाई रेंट, अक्सर देखा जाता है कि जब जब रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब तक टेनेंट्स को लगता है कि क्यों हम लोग इतना ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं और अनसर्टेनिटीज़ में जी रहे हैं, क्यों ना हम प्रॉपर्टी बाई कर लें। तो हाई रेंट हमेशा प्रॉपर्टी मार्केट को बाइंग की तरफ लेके जाता है, मतलब वहाँ रियल एस्टेट मार्केट चलती है और लोग प्रॉपर्टी बाई खरीदने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब जब रेंट बढ़ता है तो डिमांड प्रॉपर्टी बाइंग की बढ़ेगी और जब जब रेंट डाउन होगा तो रियल एस्टेट मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साउंड नहीं करेगी। तो रेंट फैक्टर भी इसके अंदर हाउसिंग मार्केट में प्राइस को डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। मॉर्गेज किस टाइप से, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है उसके ऊपर, किस तरह से आरबीआई इस पर काम कर रही है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि मॉर्गेज अगर इजीली अवेलेबल है, लेंडर की पॉलिसीज फ्लेक्सिबल है, गवर्नमेंट द्वारा फोर्स किया जा रहा है कि आपको मार्केट में लोन देना है, तो यहाँ पर मॉर्गेज की फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण डिमांड बढ़ती है। जब लोगों को लगता है कि पैसा लोन पे इजीली मिल सकता है तो क्यों ना कि अपनी प्रॉपर्टी बाय कर ली जाए या क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर ली जाए। और रेंटल इनकम की तरफ भी बायर आगे बढ़ता है क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करता है वो रेंटल इनकम से। अगर रेंटल इनकम उसे इंटरेस्ट रेट के बहुत ज़्यादा डिफरेंस पे नहीं पड़ती है तो प्रेफर करता है बायर कि मैं प्रॉपर्टी बाय कर लूँ। तो यहाँ पे मॉर्गेज की एबिलिटी कैसी है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है मार्केट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हाउसिंग मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। जब जब मार्केट में इन्वेस्टर्स आते हैं तो स्पेकुलेशन बढ़ती है, ट्रांजैक्शंस बढ़ती है। इन्वेस्टर जब मार्केट में
पैसा लगाता है और उसको एप्रिसिएशन मिलता है तो वो और ज़्यादा मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ करता है, तो यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस टाइम मार्केट में स्पेकुलेटर्स हैं या नहीं, इन्वेस्टर्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इसको भी अगर आप माइन्यूटली स्टडी करेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि हाउसिंग मार्केट आने वाले टाइम में कैसी रहेगी। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन को ऊपर लेके जाएगा या फर्दर फ्यूचर में एलिमेंट ऑफ करेक्शन हो सकता है, ये आपको इससे बहुत इजीली समझ में आ सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग अवेलेबिलिटी, कितनी अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट में आ रही है, क्या इसकी सप्लाई है, और यहाँ पर इन इक्वालिटीज़ जो अपार्टमेंट्स के बीच में देखी जाती है उससे कैसे मार्केट ओवरकम हो पाएगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम बायर जब प्रॉपर्टी बाय करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी टिकट साइज़ की प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम बाय कर ले। तो अफोर्डेबल हाउसिंग हमेशा मार्केट को किक स्टार्ट करती है। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग सप्लाई मार्केट में है और बायर उसे बाई कर रहा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एंड यूज़र मार्केट में है और वो प्रॉपर्टी बाई कर रहा है। हमेशा मार्केट किक स्टार्ट जो होती है वो एंड यूज़र से होती है। वो बात और है कि बाद में स्पेकुलेटर्स, इन्वेस्टर्स मार्केट में आ जाते हैं और वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदने लग जाते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेंटल भी हो सकता है और प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिसिएशन भी हो सकता है, लेकिन किक स्टार्ट हमेशा अफोर्डेबल हाउसिंग से होता है। तो यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई क्या है, इसे भी आप हाउसिंग मार्केट को गेज कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा है, कैसी एसेंशियल एमिनिटीज़ आपको वहाँ मिल पा रही हैं, कैसा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। और एरिया अगर बहुत अच्छा है, इसमें सीमलेस कनेक्टिविटी है, अब फर्दर फ्यूचर में डेवलपमेंट भी बहुत होती दिख रही है, तो हमेशा डिमांड ज़्यादा आएगी और फ्यूचर में आने वाले टाइम में प्राइजेस भी प्रीमियम होंगे, मतलब प्राइजेस में एप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगा। फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है लोकेशन। लोकेशन कैसी है, उस लोकेशन का क्या रेलेवेंस है, क्या वहाँ डिज़ायरेबल नेबरहुड है और क्या वहाँ पे अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल, कमर्शियल्स है या नहीं, और साथ में क्राइम रेट क्या है वहाँ का, ये सारे फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब एस्पेक्ट्स को भी प्रॉपर्टी बाय करने से पहले आप ज़रूर कंसीडर करें। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड सब्सिडीज़, जैसे आप सबने देखा PMAY आया, तो यहाँ पे क्रेडिट लिंक सब्सिडी और 3-4 एस्पेक्ट्स में गवर्नमेंट की तरफ से या नया मकान बना रहे हैं या पुराना मकान तोड़ के बना रहे हैं या फिर अर्बन एरियाज़ में क्रेडिट लिंक सब्सिडी देके गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया, लोगों को एक तरह से सब्सिडी दी हाउसिंग मार्केट के अंदर। तो ऐसी गवर्नमेंट की क्या सब्सिडी है, गवर्नमेंट का हाउसिंग मार्केट में कितना इंटरवेंशन है, मतलब टैक्स इंसेंटिव या सब्सिडी, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल हाउसिंग मार्केट को इम्पैक्ट करती है। जैसे PMAY के अंदर की सब्सिडी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, उसमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, मार्केट डायनामिक्स ओवरऑल पूरे चेंज हो गए। ऐसे लोग जो घर नहीं खरीद पा रहे थे उन्होंने भी होम ओनरशिप ली। तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, उससे फर्दर फ्यूचर में डिमांड आएगी, और गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट कर रही है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को, उससे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में आता है। अगर फ्रॉड नहीं हो रहे हैं और सब चीज़ें ठीक चल रही है, गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोलिंग ठीक है, तो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस बढ़ती है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, जिससे प्रॉपर्टी मार्केट पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ती है। फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जियोग्राफिकल फैक्टर। देखिए आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन कैसी है। मान लीजिए एक सी फेसिंग आपकी प्रॉपर्टी है, मुंबई में आपने प्रॉपर्टी ली, सी फेसिंग प्रॉपर्टी है, तो जियोग्राफिकल फैक्टर अपने आप उस प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन की तरफ आपको आगे बढ़ाएगा। मतलब आपको खरीदते टाइम हो सकता है ज़्यादा पे करना पड़े, लेकिन फर्दर फ्यूचर में जब बेचने जाएंगे तो भी आपको अच्छी एप्रिसिएशन मिलेगी। मार्केट सेंटिमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आखिर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमेशा बाइंग की तरफ जाएंगे, नेगेटिव सेंटिमेंट्स हमेशा प्रॉपर्टी में स्टेगनेंसी लेकर आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी आपको समझना है, मार्केट को वॉच करना है और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ को भी देखना है, जिससे बायर कॉशन हो जाए और फर्दर फ्यूचर में किसी भी टाइप के कोई नेगेटिव अप्रोच से आप पहले बच सकते हैं। तो यहाँ मार्केट सेंटिमेंट्स को आपको कंटिन्यूस रीड करना है अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप हाउसिंग मार्केट को रीड करते हैं, क्योंकि अच्छा रीडर, अच्छा इन्वेस्टर हमेशा कंटिन्यूस मार्केट को स्टडी करता है।
तो इन फैक्टर्स को आप ज़रूर कंसिडर कीजिए, जिससे कि बायर, सेलर, इन्वेस्टर अगर आप कुछ भी हैं तो आप अवेयर होंगे और आपको प्रॉपर्टी के लिए सही डिसीजन लेने में ये चीज़ें हेल्प करेगी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।